पीएम मोदी ने जो कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है उसके राजनीतिक मायने क्या है? सर आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अक्सर हम बात करते रहते हैं मुद्दों पर, चाहे वो बदलती समीकरण हो, राजनीति हो बिहार की, लेकिन अब पीएम मोदी सदन में खड़े होकर एक के बाद एक बड़े वार कांग्रेस पार्टी पर कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आज के भाषण को लेकर? मोदी जी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इशारा दे रहे हैं कि बेटा तुम कुछ भी कर लो, मैं फैसला कर चुका हूँ, सारी सेटिंग हो चुकी है, तुम्हारी तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, देश डेमोक्रेटिक राष्ट्र की तरफ नहीं बढ़ सकता, तानाशाही लागू करने जा रहा हूँ। दरअसल विपक्ष ने फैसला नहीं किया है, ये मोदी जी ने फैसला कर लिया और चुनाव आयोग ने फैसला कर लिया। ठीक है, ये चुनाव आयोग का फैसला, मोदी जी का फैसला है कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाओ, पोलराइजेशन करो, ठीक, और उसके बाद जीत जाओ। और पोलराइजेशन तो हो ही रहा है, और इसकी घोषणा देखो, प्री घोषणा, इतना कॉन्फिडेंस अगर किसी नेता में आ रहा है तो उसकी वजह जनतंत्र का मजबूत होना नहीं है, लोकतंत्र का मजबूत होना नहीं है। लोकतंत्र में नेता हमेशा चुनाव आने से डरना चाहिए, नेता को हमेशा चुनाव से डर लगना चाहिए। अच्छे डेमोक्रेटिक राष्ट्र की पहचान है ये, अच्छे लोकतांत्रिक देश की पहचान है। जहाँ लोकतंत्र मजबूत होता है वहाँ नेताओं के मुंह से ऐसी भाषा नहीं निकलेगी कि हम आने जा रहे हैं, हम पक्का जीतने जा रहे हैं। नहीं जी, वहाँ सेवा भाव, सरकारें जनता की सेवक होती हैं। सरकार जो डेमोक्रेटिक राष्ट्र होता है, लोकतांत्रिक देश होता है, वहाँ पर सरकार ऐसे दावा कर रही है तो समझो कि आपकी आज़ादी, इस देश की डेमोक्रेसी, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, और कुछ नहीं। यहाँ बीजेपी फुल इत्मीनान से बैठी हुई है कि जनादेश उनके साथ है, तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाले हैं पीएम मोदी। बताया ना, जिसे आप जनादेश समझ कह रहे हैं ना, बहुमत हमारे साथ है। मैं बता तो रहा हूँ, जनादेश, अगर लोकतंत्र में कोई जनादेश की घोषणा कर रहा है तो वो घातक है, खतरनाक है। ये मेरा वीडियो क्लिप संभाल के रखना, 5 साल बाद, 10 साल बाद, ठीक हो सकता है जब ये देश देखें नाश, सत्यानाश और सर्वनाश पर रुकेगा ये देश, तो नाश भी हो चुका, सत्यानाश भी हो चुका, सर्वनाश जब होगा तो शायद ये मेरा वीडियो क्लिप संभाल के रखा जाए, लोग देखेंगे और कहेंगे कि ऐसा कहा गया था। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी भी ने, चाहे वो कांग्रेस का ही क्यों ना होता, अगर ऐसी घोषणा करी जा रही है, ऐसी घोषणा इंदिरा गांधी ने भी करी थी कभी, और इंदिरा गांधी के टाइम पर भी सरकारें दम ठोकती थी। क्या मिला इस देश को? ये देश को मिला इमरजेंसी, ये देश को मिली तानाशाही। तो जब किसी नेता में इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बेटा हम 370 जीते, बहुमत नहीं, बहुमत से भी 100 ज़्यादा, ठीक, इतनी सीटें लाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो कुछ तो दाल में काला है या पूरी की पूरी दाल काली है। ऐसी घोषणा और इतना कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है जब एग्ज़ाम में बैठने वाले बच्चे की सेटिंग एग्जामिनर से हो या चेकर से हो, तब होता है। किसकी सेटिंग किससे है? इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, एक खुला रहस्य है, पता सबको है, बताएगा कोई नहीं। मैंने तुझे बता दिया, बताइयो मत। काना फूसी खेलते थे हम बचपन में, सब कान में बोलते थे कि ये बोला है, ठीक, और सबको पता चल जाता था, लेकिन बताएगा कोई नहीं। सबको पता है क्या है। लोग कह रहे हैं ईवीएम हटाओ, क्या हो जाएगा ईवीएम हटाओ? बैलेट पेपर में घोटाला हो गया, देख लो चंडीगढ़ में, ऑन कैमरा हुआ ना, क्या हो जाएगा? जब सैया थानेदार तो डर काहेगा। तो भाई जब सब कुछ जेब में है, सब कुछ अपना है, एक मैं BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड करके, जो ईवीएम मशीन बनाती है, ईवीएम का रखरखाव करती है, उसमें भाजपा के 2 कार्यकर्ता, भाजपा के पद अधिकारी, कार्यकर्ता भी नहीं, पद अधिकारी उसमें कार्यरत हैं, ऐसी न्यूज़ आई थी, ठीक। तो बताओ जब ऐसा रहेगा तो क्या रहा डेमोक्रेसी का मतलब? जब जब चुनाव आए इस देश में नेता के अंदर डर आना चाहिए कि कुर्सी जा सकती है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि एक नेता इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि 370 आएंगे। तो ये कांग्रेस के लिए सोचने का विषय नहीं है, या देश में बाकी नेताओं के लिए सोचने का विषय नहीं है, ये देश में देश के लोगों के लिए सोचने का विषय है कि बेटा तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम मुझे हरा सको। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस देश की जनता को चुनौती है, किसी पार्टी को नहीं, क्योंकि किसी भी बंदे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में जनता प्रधान होती है, जनता ही सब कुछ होती है, और जनता से इस देश को, देश के नेताओं को डरना चाहिए। इलेक्शन आने से जनता का जनादेश, ठीक है, किसी के लिए पहले से फिक्स नहीं होता। जो इंसान एक बार लोकसभा में इलेक्शन में जाता, रैली करता, वहाँ का रिस्पॉन्स होता, उस हिसाब से भाषण देता, तो भी समझ में आता। कोई चुनाव की कैंपेनिंग शुरू नहीं हुई, कोई कुछ भी नहीं हुआ, ठीक, लेकिन मोदी जी को पता है 370, और कॉन्फिडेंस लेवल देखो तो सब कुछ सेट है। क्या फायदा है इन सब चीज़ों का? लेकिन यहाँ पे मोदी पूरे विश्वास के साथ ये कह रहे हैं ना कि हम वोटों से नहीं जुड़े, हम दिलों से जुड़े, दिलों में राज करते हैं पीएम मोदी।
अंग्रेजों को भी ऐसे ही लगता था। मैंने एक चैप्टर पढ़ा था क्लास 10th में, जॉर्ज पंचम की नाक, किसी ने उसकी नाक तोड़ दी थी। जॉर्ज पंचम अंग्रेजी शासन का बहुत बड़ा सम्राट, और भैया रानी एलिजाबेथ इंडिया आने वाली थी, तो उस मूर्ति को देखती कि वो नाक टूट गई, तो उसको बनाने के लिए पूरे प्रशासन ने 80 सर से लेकर पैर तक का जोर लगा दिया। तो बहुत बड़ा मूर्तिकार बुलाया गया, उसने कई रुपए लिए, हजारों रुपए लिए उस टाइम पर, और जगह जगह की मिट्टी तराशी, लेकिन भारत की मिट्टी में उस मूर्ति की नाक बनाने के लिए कोई मिट्टी ना मिली। फिर ये सोचा किसी असली आदमी की नाक काट के लगा दें, तो किसी भारतीय की नाक भी अंग्रेज की नाक से ना मिली। तब पता एक व्यंग्य कहा गया था कि ये जरूर है कि अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, मगर भारतीयों पर शासन किया, मगर भारतीयों के दिलों पर शासन करना अंग्रेजों के बस की बात नहीं। मोदी जी तो इस देश के पूरे 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री ना बन पाए, एक समुदाय विशेष के प्रधानमंत्री बन के रह गए, एक धर्म विशेष के प्रधानमंत्री बन के रह गए। आज भी बता रहा हूँ, इस देश का बड़ा तबका, बड़ा समुदाय उन्हें स्वीकार नहीं कर पाया उनकी नीतियों के तहत। तो शासन करना और दिलों पर शासन करना दोनों दो बातें हैं। भारत पे शासन करना, भारतीयों पर शासन करना, और भारतीयों के दिलों पर शासन करना ठीक वैसा ही है जैसा अंग्रेजों को लगता था। दिल से जुड़ने का मतलब ये नहीं होता। दिल से जब जुड़ेगा भारत, जब इस देश में रेडी पटरी वालों की स्थिति सुधरेगी, इस देश में गरीबी की स्थिति सुधरेगी, बेरोजगारी कम होगी, और ये सड़क पे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में खाने वालों की संख्या अगर घट जाए ना इस देश में, तो समझ लेना देश ने डेवलपमेंट कर लिया। लेकिन यहाँ पे मोदी बार बार ये कह रहे हैं ना कि देश विकास कर कैसे पाता, क्योंकि एक ही परिवार के सदस्यों तक सीमित रहा। कांग्रेस, राहुल गांधी एक ही प्रोडक्ट को बार बार रिलॉन्च करते रहे। ये बात 2014 तक तो ठीक थी मोदी जी की, कि अगर ये बात मोदी जी ने 2014 में शासन में आने के बाद कही, बिल्कुल सही, लेकिन 14 में आने के बाद 2024 तक उस आदमी को यही बात कहनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। 10 साल में तुमने कुछ किया ही नहीं। इसका मतलब अगर कांग्रेस रोने लगे तो अंग्रेजों के 200 साल रोएगी। ये तो अंग्रेजों के 70 साल रो रहे हैं। कांग्रेस से पहले तो अंग्रेजों ने 200 साल शासन किया, तो क्या कहती है कांग्रेस कि अंग्रेजों ने करने नहीं दिया, अंग्रेजों ने ये किया। 200 साल का रोना रोने से देश नहीं चलता। डेमोक्रेटिक राष्ट्र अगर अंग्रेजों के 200 साल का रोना रोती तो ऐसे देश नहीं चलता। दूसरों के किए हुए कामों पर रोना रोने से देश नहीं चलता। देश तब चलता है जब तुम देश के लिए कुछ करो। देश के लिए इस देश में बकेती सबसे बड़ा गुण है, भाषण सबसे बड़ा गुण है। राहुल गांधी में कमी क्या है? वो नेता अच्छा है, ठीक है, सोच अच्छी है। उनने कहा था ना पेटीएम डूब जाएगा, डूब गया पेटीएम, पेटू मोदी हो गया। ठीक, क्या उसकी भविष्यवाणी गलत थी? कोरोना को लेकर उसने चेताया था कि नहीं चेताया था? अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर चेताया था नहीं चेताया था? गलती उसकी सिर्फ इतनी है कि वो बकैत नहीं है, वो उसे भाषण देना नहीं आता। गलती उसकी इतनी है कि मोदी की तरह उसे कम्युनिकेट करना नहीं आता। इस देश में एक सेल्समैन भी प्रधानमंत्री बन सकता है। एक सेल्समैन दिन भर में 100 लोगों का बेवकूफ़ बनाता है, और वो तो भारत का सबसे बड़ा सेल्समैन है, गुजरात से आता है। बेचने की कला है उसके पास। तो भैया वो तो बना ही रहा है देश को। वो एक यहाँ चले जाओ चांदनी चौक के इलाके में, एक नॉर्मल सेल्समैन दिन भर में 100 लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, ठीक है, तो वो तो राष्ट्रीय स्तर का सेलमैन है। पूरे भारत को मूर्ख बना दिया तो कौन सी बड़ी बात है? तो भैया भाषण देना सबसे बड़ी कला है, ये हमें 2014 के बाद समझ में आया। और मोदी जी अगर कह रहे हैं कि एक ही सरकार, एक ही परिवार के बंदे का शासन चला इसलिए देश ने तरक्की नहीं करी, 2014 तक ये बात समझ में आती है, 15 तक समझ में आती है, लेकिन 2024 में ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। मोदी जी राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हो, तुम कह रहे हो राम, ठीक है, राम का मंदिर। भगवान अब अपने घर में आ चुके हैं। नहीं, एक बात बताओ, राम भगवान, मैंने तो कबीरदास का दोहा सुना था, मोको कहाँ ढूंढत रे बंदे मैं तो तेरे पास रहे। नहीं के ना मैं कोनो क्रियाक्रम में, ना ही योग विराग में, ना मैं मस्जिद, ठीक है, ना मैं काबे कैलाश में। सुनना है तो सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। मैं ईश्वर हर मनुष्य की सांस में बसता हूँ, ठीक। तो जब राम हर मनुष्य के सांस में बसते हैं तो उनकी घर वापसी कैसी? और कहते हैं राम का देश, तुमने राम का देश था तो तुमने घर कैसे दे दिया? अरे भैया भगवान बनते हैं भगवान को मानने वालों की वजह से, ठीक है, श्रद्धा से। तो भैया राम का देश था, राम का मंदिर पहले भी था, जगह जगह राम के मंदिर है। तुमने एक काम किया, तुमने नहीं किया, कोर्ट ने किया, और वही उस कमेटी ने किया जो राम मंदिर की कमेटी थी। मंदिर बना, देश के लोगों ने सहयोग किया, देश के लोगों का पैसा लगा, अच्छी चीज़ है। लेकिन ये बड़ी शर्मनाक और नीच हरकत है इस देश के पॉलिटिशियन की कि वो धर्म को और भगवान राम को भी अपनी राजनीति में घुसेड़ के ले आए। शर्म आनी चाहिए इस देश के नेता को कि राम के नाम पर क्रेडिट लेने से बाज नहीं आ रहा है। बार बार चिताया जा रहा है कि डिसीजन कोर्ट का था, जनता बार बार कह रही है कि पैसा देश की जनता ने दिया, लेकिन
क्या उन आंखों में शर्म नहीं है? क्योंकि सेल्स मैनिंग है। सेल्स मैनिंग क्या होती है पता है? बिल्कुल शर्म छोड़ के एक गंजे को एक आदमी कंघा बेचता है, कहता है देखो इस कंघे से बाल काटोगे, सर पे फेरोगे तो तुम्हारे बाल आ जाएंगे। फिर वो सेल्समैन कहता है देखो ये कंघा इतना मजबूत है कि ऐसे मोड़ के दिखाता है और कंघा टूट जाता है। तो क्योंकि सेल्समैन है, कंघा टूट गया तो सेल्समैन है, अपनी हार कैसे मान ले? पता है क्या कहता है? इसके अंदर की प्लास्टिक देखो कितनी मजबूत फाइबर की बनी हुई है। तो सेल्समैन है, अपनी कमी को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे उपलब्धि हो। पीएम मोदी तो यहाँ उपलब्धियां भी गिनवा रहे हैं ना, कह रहे हैं कि देखिए वंदे भारत ट्रेन चली, आत्मनिर्भर भारत की बात यहाँ की जा रही है, स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस है कि हर चीज में कैंसिल अपना रहे, कांग्रेस को विरोध ही करना है। 2 करोड़ रोजगार की बात थी जो मोदी जी ने अपने वादे 2014 में किए हों, उन वादों की बात कर लें मोदी जी। मोदी जी की हैसियत और औकात नहीं है कि अपनी ही ब्लाइंड पर दोबारा आ जाए। जो 2014 में कैंपेन चलाया था मोदी जी ने, सिर्फ उतनी ही बातें ले आए और दोबारा से 2024 के इलेक्शन में कह दें कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। मैं बता रहा हूँ जनता क्या जवाब देगी। मोदी जी कह दें अब की बार 2 करोड़ रोजगार, कह के तो देखें। वो अपनी एक भी बात रिपीट करने को तैयार नहीं है, एक भी बात, ठीक है, एक भी बात रिपीट करने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पे मोदी देखिए आज ही के भाषण में कह रहे थे कि जब जब कांग्रेस आती है तब तब महंगाई बढ़ जाती है। जब जब कांग्रेस आती है तब तब महंगाई बढ़ जाती है, ठीक। ये महंगाई क्या है? मैंने तो ये सुना था कि अब तक का सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक, जो है इस सरकार में है, और जो चीज़ें जो पेट्रोल पर सबसे ज़्यादा टैक्स इस सरकार में लिया जा रहा है, ठीक है। कांग्रेस महंगाई बढ़ाती थी, तुमने कम कर दी क्या? तुमने कम कर दी, तुमने पेट्रोल सस्ता कर दिया मोदी जी, ठीक। तुमने ये कहते हैं तुमने जमीनों के रेट सस्ते कर दिए, ठीक। बताओ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सर ये भी समझना होगा ना कि विपक्ष इतना मजबूत है क्या? विपक्ष क्या अपनी पिच पर ला पाता है केंद्र सरकार को? देखो जी, विपक्ष जो होता है ना, देखो मेरे हिसाब से नेता चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, पार्टियां चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती है। विपक्ष तो इस देश में देश के लोग हैं। नेताओं को जवाब देना, नेता की जो जवाबदेही है ना, वो किसी नेता के प्रति नहीं है, इस देश के लोगों के प्रति है। इस देश के लोग विपक्ष हैं, ठीक। तो विपक्ष कमज़ोर नहीं है, इस देश के लोग कभी कमज़ोर नहीं थे। लोगों को हो सकता है अखिलेश पसंद हो, राहुल पसंद हो, ठीक है, और प्रियंका गांधी पसंद हो, नरेंद्र मोदी पसंद हो, कोई भी पसंद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। लेकिन इस देश के लोगों को वोट देते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि ये देश तुम्हारी पसंद से नहीं चलता, तुम्हारी ज़रूरतों से चलता है, और तुम्हारी ज़रूरत है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ठीक। ऐसे नेता को चुनो जो इन पर काम करे, और अगर काम ना कर सके तो तुम उसकी गिरबान पकड़ सको, ठीक, उससे सवाल पूछ सको, ठीक। ऐसे नेता को वोट देना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि भैया मोदी आएगा, मोदी वर्सेस कौन, ठीक है। देखिए पीएम मोदी की जो लोकप्रियता बढ़ गई है इतनी कि हर कोई कहता है मोदी है तो मुमकिन है। अब ऐसे में सवाल है कि विपक्ष का कौन सा चेहरा होगा? देखिए नीतीश कुमार छोड़कर चले गए, ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस 40 सीटें तक नहीं जीत पाएगी, फिर कौन है चेहरा? कैसे लड़ पाएंगे बीजेपी से? देखो मौजूदा स्थिति में देखा जाए, ठीक है, विपक्ष का चेहरा, विपक्ष में एक से बढ़कर एक नेता है। ये तो देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के लोगों को विपक्ष में प्रतिभा नहीं दिख रही। बताऊं? भ्रष्टाचारी। अरे भ्रष्टाचारी कैसे? मैं गारंटी देता हूं, मनीष सिसोदिया से अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर इस देश में किसी भी राज्य में ढूंढ कर दिखाओ, ठीक। एक बात, जिसने स्कूलों पे इतना काम किया हो, ठीक। एक बात होगी, अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर मिल गया। पब्लिक वेलफेयर के मामले में, इलेक्ट्रिसिटी और पानी के मामले में, ठीक है, जो सुविधा दिल्ली की सरकार, केजरीवाल सरकार दे रही है सब्सिडी, ठीक, वो पूरे भारत में किसी राज्य में मिली हो तो बताओ? नहीं दे सकता, ठीक। 4 लेन की सबसे ज़्यादा हाईवे देने वाली, 4 लेन की सबसे ज़्यादा सड़क देने वाली जो मंत्री रहे, मुख्यमंत्री, वो कौन रहे? हमारे अखिलेश यादव रहे। प्रशासन के मामले में सबसे टाइट प्रशासन अब तक का रिकॉर्ड करोगे इंदिरा गांधी के बाद तो वो मायावती का रहा, ठीक। तो देश में तो प्रतिभाएं प्रतिभाएं। कौन कह रहा है अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए तो भैया वो कांग्रेस के पास है। मनमोहन सिंह से अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर कोई था नहीं। ये भाई अगर अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर चाहिए तो मायावती से अच्छा कोई नहीं था, ठीक। तुम्हें अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर चाहिए, मनीष सिसोदिया से अच्छा नहीं है। एक तरफ एक बंदा है और एक तरफ पूरी कैबिनेट पड़ी है।
ये देश को तय करना है कि तुम्हें एक बंदे के चक्कर में मर जाना है, लुट जाना है, बर्बाद हो जाना है, कि तुम्हें देश की स्थिति सुधारने के लिए वोट करना है। तुम्हें अगर एजुकेशन सिस्टम सुधारना है तो मनीष सिसोदिया को एजुकेशन मिनिस्टर बनाना होगा। तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर सुधारना है। जिस कैबिनेट की बात आप कर रहे हैं उनके पीछे ईडी और सीबीआई भी तो पड़ी है, भ्रष्टाचार का मामला है और पीएम मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीति में ईडी सीबीआई जो है सरकार का तोता कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है। नेता भारत के 750 सांसद हैं, लगभग 800 सांसद हैं। मैं गारंटी देता हूं 800 में से सिर्फ 10% छोड़ दो, 80 लोग ही जेन्युइन होंगे, ठीक है। 720 कहीं ना कहीं करप्शन में लिप्त होंगे, गारंटी देता हूं उस देश की, ठीक है। चाहे वो किसी भी दल, किसी भी पार्टी के हों। बीजेपी कर रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं दावा जब मानता, 2 हेमंता पे मुकदमा चल रहा था, एक हेमंत विश्व शर्मा और एक हेमंत सोरेन। सोरेन ने बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाई और हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी में घुस गया। ज़्यादा बड़े चार्जेस हेमंत विश्व शर्मा पे थे, हेमंत सोरेन से ज़्यादा, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी का स्टार प्रचारक हो गया, बहुत बड़ा नेता हो गया। उस पर अमित शाह ने खुद कहा था ना जेल जाएगा, गया क्यों नहीं? ईडी सीबीआई की जांच रुक कैसे गई? और जांच रुक गई। एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो क्या कहा, चलो छोड़ो भैया, जवाब नहीं बन रहा है देश की सरकार से। करप्शन के विरुद्ध नहीं है ये, पॉलिटिकल लोग हैं, किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहना चाहते हैं, ठीक है, और कोई बात नहीं है। लेकिन हेल्दी डेमोक्रेसी में सत्ता का परिवर्तन अनिवार्य है। जनता के मन में डर भी होना चाहिए और जनता के प्रति जवाबदेही भी होना चाहिए। लेकिन 24 चुनाव नजदीक आ रहा है और ऐसे में तमाम पार्टियां अपना अपना वोट बैंक पक्का करने में लगी हैं। लेकिन पीएम मोदी जो एक के बाद एक बड़े कांग्रेस पर हमले कर रहे हैं, उससे सियासत कितनी प्रभावित होगी देखना होगा। लेकिन जनता की राय हमने आप तक पहुंचाई।